गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपको जैसा कि याद है कि मैथमेटिक्स के इस बैच में लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली थी डिटर्मिनेंट में। इसमें हमने डिटर्मिनेंट की हेल्प से ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करना सीखा था और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए थे। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे जो कि एक्सरसाइज 4.4 होगी। डिटर्मिनेंट की ही नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो आपको याद होगा इस समय डिटर्मिनेंट स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 4.4 के इस इंट्रोडक्शन में हमको क्या पढ़ने का मौका मिलेगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको दो चीज़ें पढ़ने का मौका मिलेगा। एक तो यहाँ माइनर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। ये दो चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा। माइनर्स और कोफैक्टर्स ये किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट का हुआ करते हैं। माइनर्स भी निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट के किसी एक एलिमेंट का निकालने जाएंगे और अगर कोफैक्टर भी निकालेंगे तो वो भी डिटर्मिनेंट के किसी एक एलिमेंट का हम निकालेंगे। कहने का मेरा मतलब यूँ कि डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का अपना अपना एक एक माइनर होगा और सबका अपना अपना एक एक कोफैक्टर भी होगा। तो डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट का एक एक माइनर और एक एक कोफैक्टर होगा। इस तरह से एलिमेंट्स जितने होंगे डिटर्मिनेंट में, अगर किसी डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट्स हैं तो उसके 4 माइनर्स और 4 कोफैक्टर्स होंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक माइनर और एक कोफैक्टर होगा। अगर डिटरमिनेंट में 9 एलिमेंट्स हैं तो उस डिटरमिनेंट के 9 एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग एक एक डिटरमिनेंट और एक एक कोफैक्टर हो सकता है। क्या होते हैं यही आज हमने स्टडी करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी डिटरमिनेंट के माइनर आप एलिमेंट के कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर। माइनर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर आप कैसे निकालोगे। तो देखिए मैं आपको बताऊं, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, कोई भी डिटर्मिनेंट आप ले लो, डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास और इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें देखो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं इस पूरी डिटर्मिनेंट में। हर एक एलिमेंट का अपना एक माइनर जरूर होगा, ठीक है। तो अब माइनर निकाला कैसे करोगे, मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ माइनर निकालने का तरीका। किसी भी एलिमेंट का जब आपको माइनर निकालना होगा ना, आप क्या करोगे, आप वो एलिमेंट की रो को भी ढक देना और उस एलिमेंट के कॉलम को भी कवर कर देना। जिस भी एलिमेंट का माइनर आपको निकालना हो उस एलिमेंट की रो को भी कवर कर देना और उस एलिमेंट के कॉलम को भी कवर कर देना। अब वहाँ पर जो एलिमेंट्स बनेंगे उनसे एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी उसे हम माइनर बोलेंगे उस एलिमेंट का जिसकी रो और कॉलम दोनों आपने कवर किए हुए हैं, ठीक है। जैसे एज ए एग्जाम्पल मैं सबसे पहले बताता हूँ। जैसे मैं 1 का माइनर निकालने जाता हूँ अगर, तो क्या होगा देखिए। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ दैट माइनर ऑफ 1 का माइनर कैसे निकाला जाए, तो आपको करना ये है 1 का कॉलम भी ढक देना है आपको, 1 की रो भी कवर कर दीजिए और 1 वाला कॉलम भी कवर कर दीजिए। वो वाली रो और कॉलम दोनों कवर कर देंगे जिसमें ये 1 आता होगा। अब बाकी जो हमारे पास बचता है वो क्या बचते हैं, 5 6 8 9, 5 6 8 9। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकाल लेंगे, उसी को हम 1 का माइनर बोलेंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48। सॉल्व करिए, 45 माइनस 48 करेंगे -3। तो 1 का माइनर जो आएगा वो -3 के इक्वल आ जाएगा आपका। अच्छा, ये 1 का माइनर आ गया। और किसी एलिमेंट का आप चाहें तो उसका भी माइनर हम लोग बना सकते हैं। जैसे मैं एक एलिमेंट का और आपको माइनर निकाल के दिखाता हूँ, किसी का भी 5 का जैसे मुझे निकालना है तो मैं यहाँ लिखूँगा माइनर ऑफ 5 का अगर माइनर निकालने आप जाते हैं तो आप 5 जिस भी रो में है वो रो भी ढक दीजिए और जिस कॉलम में वो कॉलम भी कवर कर दीजिए। तो 5 सेकंड रो में है तो सेकंड रो कवर कर देंगे, सेकंड कॉलम में है सेकंड कॉलम कवर कर देंगे। अब जो भी एलिमेंट्स बचे हैं उनसे आप डिटर्मिनेंट बना लीजिए 1 3 7 9 ऐसे 1 3 7 9 इस तरीके से। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सो 9 1 सा 9 माइनस 7 3 सा 21। 9 माइनस 21 करेंगे, दिस विल बी -12। सो -12 इज द माइनर ऑफ एलिमेंट 5 ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे और मैं निकाल के दिखाता हूं, देखिए आपको और किसी एलिमेंट का निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। माइनर ऑफ और किसी एलिमेंट को ले लेते हैं, माइनर ऑफ 7 जैसे 9 मुझे निकालना है, आई एम सॉरी, माइनर ऑफ 9 अगर आपको निकालना है तो देखिए क्या होगा। आप जिस रो में 9 है और जिस कॉलम में है उस रो और कॉलम दोनों को आप कवर कर दीजिए। तो इस रो को कवर कर दिया, इस कॉलम को, क्योंकि इसी रो और कॉलम में 9 था। बाकी जो बचा उसको नोट कर लें। तो 1 2 दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ओके, अब इसे आप सॉल्व कर लें माय डियर स्टूडेंट्स। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, -4 2 ज़ा 8, 5 माइनस 8 विल बिकम -3। सो दिस विल बी द माइनर ऑफ एलिमेंट 9 ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से आप जितने भी एलिमेंट्स हैं ना यहाँ पर, आप सबके करस्पॉन्डिंग एक एक माइनर इस तरह से निकालते चले जा सकते हैं। जैसे आपको लगे कि मैं 6 का माइनर निकाल के दिखाऊं तो मैं वो भी कर सकता हूं। माइनर ऑफ 6 का माइनर आप कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना आपको, सिंपल 6 जिस भी रो में है वो रो कवर कर दो, जिस कॉलम में है वो कॉलम कवर कर दो। बाकी जो एलिमेंट बचते हैं उनको लिख लीजिए। तो उनको लिखने से मुझे मिला 1 2 1 2 7 8 7 8 ऐसे। अब इन्हें सॉल्व कर लो। तो 2 × 2 की डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का जो प्रोसेस यूज करते थे वही लगा देंगे इसमें। तो 1 × 8 8 आएगा, 7 × 2 दिस विल बी 14 एंड 8 माइनस 14 विल बिकम -6। दिस इज द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। तो इस तरीके से आप किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का आप माइनर निकालते जा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ छोटी सी और, कि किसी भी एलिमेंट के माइनर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि जो माइनर्स होंगे उनको रिप्रेजेंट हम करा करेंगे कैपिटल M से। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। माइनर्स ऑफ एनी एलिमेंट minor of any element is denoted by capital letter MIJ। ऐसे माइनर को डिनोट करते हैं, जिसमें I और J क्या बताता है? I और J हमें बताता है I and J। I is the number of row and J is the number of column of that element। उस एलिमेंट का रो नंबर और उस एलिमेंट का कॉलम नंबर आपको बताएगा। आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम ना लिखें, आप ऐसे लिख सकते हैं रो नंबर।
and J is column number of that element। ये जिस एलिमेंट का आप माइनर निकालने जाएंगे उसके रो नंबर को I रिप्रेजेंट करेगा, उसके कॉलम नंबर को J रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, मैं यहाँ पर ही आपको लिख के दिखाता हूँ, आप देखिएगा ज़रा। जैसे ये 1 का माइनर आपने निकाला है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये 1 का माइनर निकाला है, 1 का एड्रेस क्या है आप पहले ये देखिए। 1 का रो नंबर है 1, कॉलम नंबर भी है 1, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए इसको हम डिनोट करेंगे M11 ऐसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। माइनर ऑफ 5 निकालेंगे, 5 का एड्रेस देखो, सेकंड रो है सेकंड कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। 9 का एड्रेस क्या है? थर्ड रो थर्ड कॉलम है, तो M से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके साथ रो नंबर कॉलम नंबर भी लिखेंगे, तो रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर भी इसका 3 है, ऐसे आ गया। 6 का माइनर क्या है? 6 का एड्रेस देखो, 6 रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 है, तो माइनर को M से रिप्रेजेंट करेंगे, रो नंबर 2 लिखेंगे, कॉलम नंबर 3 लिखेंगे, तो ये M23 इस तरह से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम माइनर को रिप्रेजेंट भी किया करेंगे। ये माइनर को रिप्रेजेंट करने का हमारा सिंबल है MIJ, वेयर I रिप्रेजेंट्स रो नंबर एंड J रिप्रेजेंट्स कॉलम नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। जो भी उसका रो नंबर होगा वो I की जगह पर लिखेंगे, जो उसका कॉलम नंबर होगा उसे J की जगह पर लिखेंगे, और इस तरीके से उस एलिमेंट का माइनर रिप्रेजेंट हो जाएगा। वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ। सो दिस इज द मेथड दैट हाउ कैन वी फाइंड द माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। एक छोटा सा प्रॉब्लम इसमें ये हो सकता है स्टूडेंट्स को अभी कि मैंने 3×3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया है, अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि 2×2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा तो फिर उसके एलिमेंट्स के माइनर आप कैसे निकाल सकते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। लेट वी हैव अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2×2 दैट इज 1, -2, -3 एंड 4। कुछ भी ले लेते हैं, एज एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं इसके एलिमेंट्स के माइनर्स आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो देखिए, मैं निकालना चाहता हूं माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 1 का माइनर आप कैसे निकालोगे? तो हमने माइनर निकालने का तरीका क्या बताया, जिस भी एलिमेंट का माइनर आपको फाइंड आउट करना है उसका रो और उसके कॉलम को आप कवर कर दीजिए, उसके रो और उसके कॉलम को कवर कर दीजिए, जो बचे उसका डिटर्मिनेंट बना लीजिए। अब 4 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 4 ही आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसको रिप्रेजेंट भी 1 1 से करेंगे, M11, ये इसका सिंबल, ये उसकी वैल्यू। इस तरह से इसका आंसर हो गया। जैसे आप 4 का निकालना चाहें, -2 का निकालना चाहें, माइनर ऑफ -2, माइनर ऑफ -2, -2 को -2 जिस भी रो में वो रो भी कवर कर दीजिए, जिस कॉलम में वो कॉलम भी कवर कर दीजिए। बाकी बचे हुए एलिमेंट को लिख मत दीजिए, बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट बनाइए, ऐसे में लिख दीजिए डिटर्मिनेंट उसका बनाइए। तो बाकी बचा हुआ 3 है तो उसका डिटर्मिनेंट बना दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ 3। और डिटर्मिनेंट ऑफ 3 की वैल्यू क्या होती है? -3। अब बहुत सारे बच्चों को कभी कभी यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है कि आपने तो ऐसा लिखा और उसकी वैल्यू भी -3 लिख दी है। तो मैं आपको बताऊं, आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, ये मॉडुलस का साइन नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। माइनस अंदर लिखे होने पर कोई नंबर जब बाहर आता है तो प्लस हो जाता है। ये तब होता है जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे होते हैं, जब ये मॉडुलस के साइन होते हैं। बट दिस इज नॉट द साइन ऑफ मॉडुलस, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। इसलिए इसमें जो होगा वही बाहर आ जाएगा, अगर सिंगल एलिमेंट है तो ये इसमें आ जाएगा। इसका एड्रेस क्या होगा? माइनर को M से रिप्रेजेंट करेंगे, M लिखेंगे। -2 का रो नंबर कॉलम नंबर क्या होगा? -2 का आप देखिए, -2 का रो नंबर है 1, कॉलम नंबर है 2, तो M12। ये -2 इस एलिमेंट का माइनर निकल करके यहाँ पर हमारा आ गया। देखिए
ऐसे आप बाकी एलिमेंट्स के भी माइनर्स वगैरह निकाल सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी मुझे और ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी एलिमेंट का आप माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। आप जैसे इसमें और भी किसी का निकालना चाहें, चलिए मैं एक और निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मैं 4 का निकाल के आपको दिखाता हूँ तो कितना आएगा इसका मुझे आप भी बता सकते हैं। माइनर ऑफ 4 इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट बनाएंगे 4 जिस भी रो और कॉलम में है दोनों तरफ से वो रो और कॉलम कवर कर दी जाएगी, जो बचेगा वो ही हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 बचा तो ये 1 आ गया। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड व्हाट इज द एड्रेस ऑफ 4, द एड्रेस ऑफ 4 दैट दिस इज द एलिमेंट ऑफ रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 2। सो रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 2, दिस इज द माइनर ऑफ एलिमेंट 4। ये 4 एलिमेंट जो आपके डिटरमिनेंट में आप देख रहे हैं उसका माइनर है। अगर इसी तरह से मैं आपको निकाल के दिखाऊं माइनर ऑफ -3, -3 का माइनर आप निकालने जाएंगे, वेरी सिंपल। उसका जो -3 जिस रो में है वो रो भी ढक दीजिए और वो कॉलम भी ढक दीजिए, बचेगा -2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। एंड व्हाट विल बी द सिंबल ऑफ माइनर ऑफ -3? So very first you should see that what is the address of the element -3. We are seeing here that the address of the element -3 is 2, 1, because this is the element of row number 2 and column number 1. So the minor is represented by capital letter M and row number 2, but the column number is 1, so it will be represented by M21. This will be the minor of element -3 of the given determinant. Okay, now I hope that it is clear to you completely. Okay, अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब माइनर के बाद और थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें एक और चीज बढ़िया सीखने का मौका मिलेगा, दैट इज कोफैक्टर। और एक चीज ये, जैसे कि मैंने बताया कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक एक माइनर होता ही है। ठीक है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उतने ही उसके माइनर होते हैं। हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक एक माइनर जरूर होता है। ठीक है, ओके, तो आ जाते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट। कोफैक्टर्स कैसे देखेंगे उसको देखिएगा। कोफैक्टर्स भी किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ही होते हैं। अगर किसी डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट हैं तो उसके हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक एक कोफैक्टर ज़रूर आपको मिलेगा। अगर किसी डिटर्मिनेंट में 9 एलिमेंट्स हैं तो उसमें भी हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक एक कोफैक्टर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से उसमें 9 कोफैक्टर्स होंगे और 2 × 2 का डिटर्मिनेंट होगा तो उसमें 4 कोफैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। बस इतना सा होगा। कोफैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा उसको थोड़ा सा आप देखिए। और क्योंकि माइनर आप सीख चुके हैं तो कोफैक्टर सीखना बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप सीख जाएंगे। मैं पहले भी बता देता हूँ, पहले ही आपको बता देता हूँ कि सिंबल क्या होगा कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने का। कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल आप यूज करते हैं वो सिंबल हम कैपिटल ए का यूज करते हैं। जैसे माइनर्स के लिए आप कैपिटल एम यूज करते हैं, तो कोफैक्टर्स के लिए कैपिटल ए का यूज करते हैं और उसके साथ भी यहाँ पर AIJ हम लिखते हैं। ये ith रो एंड jth कॉलम वाले एलिमेंट का कोफैक्टर है। दिस इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। IV रो और jth कॉलम में जो एलिमेंट पड़ेगा उसका ये कोफैक्टर हुआ करेगा। कोफैक्टर को रिप्रेजेंट, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? दैट्स वेरी सिंपल। AIJ विल बी इक्वल टू
माइनस 1 टू द पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। बस इतना सा फॉर्मूला है कोफैक्टर के लिए। आप किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने जाएंगे, आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना है। माइनस 1 टू द पावर i प्लस जे। आई एंड जे आर अगेन रो नंबर एंड कॉलम नंबर ऑफ द एलिमेंट जिसका कोफैक्टर आप निकाल रहे हो। और ये एम आई जे इज द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, एम आई जे तो अभी आप पढ़ ही रहे थे बेटा कि जो एम आई जे या M11 M33 ये माइनर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये माइनर को रिप्रेजेंट करता है। माइनर में बस आपको कर ये देना है कि माइनस 1 टू द पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर करके सॉल्व कर देना है, आपको उस एलिमेंट का कोफैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आपको देखना है कि i और j क्या चीज़ है, सो अगेन आई कैन राइट हियर दैट i इज द रो नंबर, and j is the column number. J is the column number of the element, जिस भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बस इतना आपको याद रखना है। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। लेट वी हैव अ डिटर्मिनेंट, कोई भी डिटर्मिनेंट आप ले सकते हैं, जिससे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने यही डिटर्मिनेंट ले ली जो यहाँ पर मैंने ली हुई थी इस जगह पर। अब इसी में मैं सॉल्व करना चाहूँगा, तो आप देखिए मैं 2 का कोफैक्टर आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर निकालिएगा। तो सबसे पहले देखो कि 2 का एड्रेस क्या है। ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो i की वैल्यू तो 1 हो गई, रो नंबर यहाँ। j की वैल्यू 2 है क्योंकि कॉलम नंबर तो 2 है ना। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे A12 बिकॉज दिस 2 जो 2 है यहाँ पर उसका रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, तो रो नंबर कॉलम नंबर ऐसे हमने लिख दिया। अब आप कैसे करोगे, माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2, देखो ऐसे ही तो लिखा जाता है, माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2 और यहाँ पर कर देंगे M12। ओके, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो A12 कितना आ जाएगा, माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर 3। M12 की वैल्यू क्या होगी, देखिए M12 माइनर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये मुझे कवर कर दिया मैंने। अगर ये कवर कर दिया तो जो बचा उसको नोट कर लो, 4 6 7 9, दिस इज 4 6 7 9। ओके, 4 6 7 9। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देन A12 विल बी इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 3, ऑड नंबर है इसलिए इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, -1। अगर ये चीज़ भी आपको नहीं ध्यान है तो मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी बात। कभी भी -1 की पावर में एक ऑड नंबर अगर आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि -1 की पावर में एक इवन नंबर आ जाए, तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 होगी और इसकी वैल्यू हमेशा ही +1 हुआ करेगी। यहाँ पर -1 टू द पावर 3 है, दैट इज एन ऑड नंबर, so -1 to the power odd number will be equal to -1, so we have put -1 in place of -1 cube। इसको सॉल्व करने का मेथड यही है, 4 से 9 को मल्टीप्लाई करिए आप, 4 9s are 36 माइनस 7 6 42। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। सॉल्व कर दीजिए आप इसे, देखिए 36 ये तो -1 रहेगा, 36 माइनस 42 करोगे -6 आ जाएगा। -6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये 6 आ जाएगा, एंड दिस 6 इज द कोफैक्टर ऑफ 2।
So the value of A12 will be equal to 6. This is the cofactor of element 2, or we can write here A12. Okay? आप किसी और का जैसे निकालना चाहते हो उसका भी आप निकाल सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ तो थोड़ा सा फिर से वैसे ही आ जाएगा। अभी जैसे आपको करना है 7 का निकालना है कि 7 का कोफैक्टर क्या होगा, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 7 इज इक्वल टू, सबसे पहले 7 के कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसका एड्रेस देखिए। इसका एड्रेस ये है, ये थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है ये, ठीक है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ये एड्रेस आपको याद रखना है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है तो कोफैक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, A31। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ना माय डियर स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से A31 मुझे लिखना पड़ेगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -1 टू द पावर 3 + 1 करेंगे और छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाएंगे। 31 7 या 7 से ले लो या 31 से ले लो। आप चाहे ऐसा देख लो कि 7 वाली रो को भी कवर कर दो, 7 वाले कॉलम को भी कवर कर दो, या तो आप ऐसा कर लो कि 3 वाली थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम कवर कर दो। चाहे यहाँ से देख लो या यहाँ से आप देख लो। अगर आप 7 देखोगे तो 7 एलिमेंट है क्योंकि, तो उसकी रो और उसका कॉलम कवर करना पड़ेगा। अगर 31 से देखोगे तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम कवर करना पड़ेगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कवर करना पड़ेगा। 2 3 5 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 5 6 आ जाएगा। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेना है बेटा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखिए। दिस इज -1 टू द पावर 4, 2 6 जा 12 -5 3 जा 15, -1 to the power, there is an even number, so we have this +1, 12 minus 15, this is -3, and thus we have got our answer, that is equal to -3, and its symbol is A31. So this is the cofactor of element 7. It is represented by A31 and its value is -3. Now I hope कि ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है आपको। मैंने देखो 2 एग्जाम्पल, एक 2 का निकाल के आपको दिखाया, 7 का निकाला और हर एक चीज़ सिंबल भी लिखा, वैल्यू भी निकाली, पूरा मैंने क्लियर करके दिखाया आपको। आई होप कि ये चीज़ अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोफैक्टर निकालने का तरीका बस बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालेंगे कोफैक्टर आप, उसका फॉर्मूला है AIJ, कोफैक्टर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम एलिमेंट इज इक्वल टू -1 टू द पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इनटू माइनर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, माइनर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ये बस सिंपल सा याद रखना है और आंसर आ जाएगा। 2 छोटी छोटी चीज़ें और, जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है आपके पास, उस -1 में अगर कोई ऑड पावर लग रही है तो उसकी वैल्यू -1 आएगी, और अगर -1 में पावर एक इवन नंबर लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू +1 के इक्वल आ जाएगी। बस ये चीज़ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बस बाकी कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है, कोफैक्टर निकलते चले आएंगे और किसी भी डिटरमिनेंट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके करस्पॉन्डिंग एक एक कोफैक्टर आ जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट 3/3 का लिया हुआ है, इसमें अगर कोफैक्टर निकालने चले और हर एक एलिमेंट का एक एक कोफैक्टर बनेगा, टोटल 9 कोफैक्टर्स इसमें बनेंगे क्योंकि 9 एलिमेंट्स थे। अगर आप यहाँ पर 2 × 2 का कोई डिटरमिनेंट लेते और उसके बाद उसके कोफैक्टर्स बनाने जाते तो वहाँ पर भी सारे एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग एक एक कोफैक्टर आपको मिलता, तो 4 कोफैक्टर्स आपको मिल जाते। बस इतना सा आपको करना है। कैसे करना है, कैसे निकालना है, वो मैं आपको सब बता चुका हूँ। डिटरमिनेंट के जो कोफैक्टर, उसके एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स होते हैं ना, उनकी हेल्प से एक काम हम और करते हैं। आपको याद होगा कि जिससे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अभी तक हम लोगों ने एक मेथड सीखा था, एक्सपेंशन मेथड। आपको याद होगा पिछली क्लास में या पिछली जो एक्सरसाइज हमारी रही है उसमें हमने एक्सपेंड करके बहुत सारे डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है। उससे पहले तो एरिया
हम निकाल रहे थे ट्रायंगल का, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, लेकिन उससे पहले डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना सीख रहे थे। तो मैंने बताया कि कोफैक्टर की हेल्प से भी आप किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। इससे पहले किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने एक्सपेंशन मेथड पढ़ा हुआ था, लेकिन हम चाहें तो जो ये कोफैक्टर्स अभी इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम इसकी हेल्प से भी किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए देखेंगे यही चीज़। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इवैल्यूएशन of a determinant evaluation of a determinant with the help of कोफैक्टर्स। तो जो कोफैक्टर्स हैं उनकी हेल्प से किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे ये हम अब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है दैट इज़ a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33। ये 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसको इवेल्युएट करना है, बट आज हम एक्सपेंशन मेथड से नहीं करना है, हमको कोफैक्टर की हेल्प से करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। बड़ा इजी है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। इवेल्युएशन के लिए वो भी कोफैक्टर की हेल्प से आपने करना ये है कि इस पूरी डिटर्मिनेंट में आप देखें, क्योंकि 9 एलिमेंट्स हैं, 3x3 का डिटर्मिनेंट है, तो आपके पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स भी हैं। नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसके कितने हैं, 3 हैं। आप चाहे 3 में से चाहे कोई भी एक रो ले लें या 3 में से कोई भी एक कॉलम ले करके आप कोफैक्टर की हेल्प से इवेल्युएशन कर सकते हैं। जैसे अगर बाई चांस आप R1 लेकर के इवेल्युएशन करना चाहते हैं कोफैक्टर की हेल्प से, रो नंबर 1 लेके आप करना चाहते हैं, तो आपको करना ये पड़ेगा कि रो नंबर 1 में जो भी एलिमेंट्स हैं, आप देखो रो नंबर 1 में ये सब एलिमेंट्स हैं, तो आपने करना है कि एलिमेंट लेना है, उसके उसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आपको लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लेना है, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इसका कोफैक्टर लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका कोफैक्टर निकाल के उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से 3 नंबर्स आपको मिलेंगे, एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर, एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर, एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर, और इसके बाद तीनों को आपको ऐड कर देना है। इस तरीके से आपको इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। और ये काम ना सिर्फ आप R1 के साथ कर सकते हैं, R2 के साथ भी यही कर सकते हैं, R3 के साथ भी यही कर सकते हैं, R4 तो है नहीं फिलहाल क्योंकि 3 रोज ही हैं केवल। आप कॉलम पे जा सकते हैं तो C1 के में यही कर सकते हैं, C2 लेकर यही कर सकते हैं, C3 को लेकर के भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, करना क्या है आपको, आप जिस भी रो या जिस भी कॉलम को लेकर उसके कोफैक्टर की हेल्प से आप डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना चाहते हैं, उस रो या कॉलम के एलिमेंट्स को लेते जाइए, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लेते जाएं, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। ऐसा सारे एलिमेंट्स में कर लें, उस रो या कॉलम में जितने एलिमेंट्स हैं, और सबको आपस में ऐड कर दीजिए। बस जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूं, सबसे पहले मैं R1 लेके आपको दिखाता हूं, ठीक है। आप देखिए, तो R1 जब मैं लेकर के करूंगा तो आपको कैसे करना है। R1 का फर्स्ट एलिमेंट माय डियर स्टूडेंट देखो कितना है, A11, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R1। अब R1 का मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया, अब इसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मैं इसका कोफैक्टर लूंगा, तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा, A11 आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से R1 का सेकंड एलिमेंट बेटा क्या है, A12, तो मुझे एलिमेंट लेना है
और एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में इसी एलिमेंट का कोफैक्टर लेना है ऐसे। फिर प्लस इसका थर्ड एलिमेंट A13, तो एलिमेंट ले लीजिए और इसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप इसका कोफैक्टर ले लीजिए। मल्टीप्लाई कर करके आप ऐड करते जाइए और इस तरीके से आप जब इसे सॉल्व कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आपको मिल गया है। ठीक है, रही बात कोफैक्टर, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका अगर कोफैक्टर आपको निकालना है तो -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू MIJ, ये आपका तरीका है, अभी अभी मैंने बताया भी है आपको। तो कोई भी रो को लेकर आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग उनके कोफैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन का सम अगर आप करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर of that determinant, then you will get the value of that determinant. Okay, so we have two methods for the evaluation of any determinant. The very first method is expansion method and the second method is by we can go via कोफैक्टर्स। हम कोफैक्टर्स के जरिए से भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप R1 नहीं लेना चाहते एंड यू वांट टू गो फ्रॉम R2, आप R2 से इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना चाहते हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगेन यू हैव टू डू द सेम प्रोसेस, यू हैव टू यूज द सेम प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज दैट कि एलिमेंट्स लेते जाइए और उन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन का सम आपको करना है। मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R2 is A21, so this is the element and the cofactor of the corresponding to this element will be A21 प्लस इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है A22, इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर बनेगा दैट विल बी A22। नेक्स्ट एलिमेंट इज A23 और यहाँ पर भी आ जाएगा A23। तो एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई द कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग टू दैट एलिमेंट, प्लस प्लस लगाएंगे एलिमेंट इनटू कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू दैट एलिमेंट, प्लस एलिमेंट इनटू करस्पॉन्डिंग इनटू कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू दैट एलिमेंट। और इस तरीके से आपको उसी डिटरमिनेंट की वैल्यू, आप इससे करिए तो भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी, आप इससे करेंगे तो भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। आप रो से नहीं जाना चाहते, आप जाना चाहते हैं कॉलम से, तो आप उसको भी कर सकते हैं। सपोज कि हम C2 से करना चाहते हैं, C2 के एलिमेंट्स को लेकर के हम इवेल्युएट करना चाहते हैं अपनी डिटरमिनेंट को, तो यू विल यूज द सेम प्रोसेस, कोई आपको चेंज नहीं करना है, वही प्रोसेस लेना है। एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग आपने ले लेने हैं, उनके कोफैक्टर्स ले लेने हैं, मल्टीप्लिकेशन का सम करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं आपको C2 का भी दिखा देता हूँ, ये A12 and this will be A12 plus this is element, this is the cofactor corresponding to this element. The next element of C2 is A22. This is multiplied by capital A22 where small a22 is the element and capital A22 is the cofactor corresponding to this element, plus C2 का next element A32 है। तो मैंने A32 ले लिया और उसके बाद इसी के करस्पॉन्डिंग में इसका कोफैक्टर ले लूँगा तो A32। आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे ना, आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको वही आंसर मिलेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें से कोई सा भी आप लेके अपना आंसर बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ये कोफैक्टर निकालने का तरीका है, अभी बात ही कर रहे हैं हम लोग, मैंने एक बार फिर से लिख दिया है आपके लिए। ठीक है, तो आप चाहे रो से या कॉलम से तो किसी से भी जा सकते हैं, R1, R2, R3, C1, C2, C3 और आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहेंगे, वैसे इसका इंट्रोडक्शन लगभग कंप्लीट है। एक छोटी सी चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ और वो ये है कि बाई चांस आपने ऐसा किया कि किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स तो आपने लिए, लेकिन उनके साथ उनके मल्टीप्लिकेशन में जो कोफैक्टर्स लिए वो उसी एलिमेंट के नहीं लिए, आपने जो एलिमेंट ले रहे हैं उस एलिमेंट के कोफैक्टर नहीं लिए। फिर क्या होगा, जैसे हमने क्या किया, इसको डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने चले और हमने किया R1 के एलिमेंट्स तो हमने R1 के लिए A11 ले लिया,
हमने A12 ले लिया, हमने यहाँ पर A13 ले लिया, लेकिन इसमें जो हमने कोफैक्टर्स लिए वो किसी और ही के ले लिए। ऐसे A21 कर लिया, यहाँ पे A22 कर लिया, A23 कर लिया। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये एलिमेंट A11 है, ये जो एलिमेंट है आपका ये A11 है, लेकिन ये जो कोफैक्टर है ये इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग नहीं है। एलिमेंट तो A12 है, R1 का सेकेंड एलिमेंट, लेकिन ये जो कोफैक्टर है ये इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग नहीं है। सिमिलरली ये एलिमेंट तो R1 का थर्ड एलिमेंट है, बट दिस इज द कोफैक्टर विच इज नॉट करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर टू दिस एलिमेंट, वो उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है। अगर आप कभी ऐसा कर देते हैं, अगर आप कभी ऐसा कर देते हैं तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, हो क्या जाएगा, बस इसकी वैल्यू, अब तो आंसर नहीं आएगा और इसकी वैल्यू आपकी इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। आप कभी भी सॉल्व करके देखिए, इसकी वैल्यू हमेशा आपको 0 के इक्वल मिलेगी। तो आपको याद रखना है, जो रो या जो कॉलम लेके आप सॉल्व करें उसके जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग आपको कोफैक्टर्स लेने हैं। ऐसा मत करें कि एलिमेंट्स किसी और रो या कॉलम के ले लिए हैं और कोफैक्टर्स आपने उनके साथ जो लिखे हैं आई एम सॉरी, वो उन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे देन यू विल गेट ऑलवेज 0, तो आपको हमेशा ही उसकी वैल्यू 0 मिल जाया करेगी, आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आज की ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आ गई हैं। ये कोफैक्टर्स की हेल्प से इवैल्यूएशन है डिटर्मिनेंट का। अब इसके बाद, क्योंकि ये हमारी जो एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन हमने किया हुआ है, अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले उनके एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे और फिर उनसे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज 4.4 है उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलते हैं, लेकिन चलने से पहले एक चीज़ फिर से कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप ज़रूर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।